हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोचीराम कविता की। यहाँ जो मोचीराम कविता है यह धूमिल जी की कविता है और इस कविता को हम विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे, अर्थात संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम पढ़ेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, नेट, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB या किसी भी स्टेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। तो चलिए हम मोचीराम कविता की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मोचीराम कविता का संकलन कब और कहाँ हुआ। तो मोचीराम कविता, इसका संकलन संसद से सड़क तक कविता संग्रह में 1972 में हुआ, जिसमें 25 कविताएं संकलित हैं और यहाँ एक लंबी कविता है। मोचीराम कविता कैसी कविता है? एक लंबी कविता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा इसे पढ़ने में। लेकिन एक बार आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से कविता को समझ लिया, फिर पेपर में आपके चाहे पूरे कविता में से कहीं से भी दो पंक्ति ही उठा के क्यों ना दे दे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ उसी कविता से लिया गया, अर्थात मोचीराम कविता से लिया हुआ पंक्ति है। इतना अच्छे से मैं आपको पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी, तो वीडियो में साथ तक बने रहे तो आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले तो यहाँ नोट कर ले कि यहाँ संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया? 1972 में संग्रहित किया गया। और इस संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में कुल 25 कविताएं संकलित है। यहाँ भी सवाल पूछा जा सकता है। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता में कवि धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज के पूरे ढांचे की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मोचीराम तो एक प्रतीक मात्र है, जो मोची है वह एक प्रतीक मात्र है, उसके माध्यम से वहां जो धूमिल जी है उन्होंने पूरे समाज की जो स्थिति है उसका क्या जांच पड़ताल किया है। इससे पहले हमने नक्सलवाड़ी कविता पढ़ा, उसमें भी धूमिल जी ने क्या क्या नक्सलियों के माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से समाज की स्थिति का वर्णन किया है, और इसमें मोचीराम के माध्यम से किया है। तो मोचीराम और नक्सलवाड़ी, इन कविताओं में हमने यही देखा है कि धूमिल जी जो है वो क्या है, निचले तबके के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति रहती है, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि संबोधन शैली में लिखी गई है यह कविता। कैसे लिखी गई है? संबोधन शैली में। और आगे देखते हैं, समाज में मौजूद गरीबी और नाइंसाफी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। कौन करते हैं? लेखक। समाज में जो भी गैर बराबरी है, अर्थात ऊंचा तबका नीचा तबका है ना, तो जो गैर बराबरी है, ना इंसाफी है, और जो निचले तबके को हमेशा दबाया जाता है, उनके हक को भी हमेशा छीना जाता है, तो उनके साथ जो ना इंसाफी होता है उसको भी उभारा है, और उन पर जो चोट होती है वहां भी दिखाया है सबको। वे बताते हैं कि अलग अलग हैसियत का आदमी अलग अलग किस्म के जूते पहनते हैं। कौन बता रहे? लेखक बता रहे मोचीराम के माध्यम से, कि अलग अलग हैसियत का आदमी अलग अलग किस्म के जूता पहनता है। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जो बहुत मेहनत करता है और जिसके जूते पर चकतियां ही चकतियां है, अर्थात सिलाई है या फिर टाके लगे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जिनके जूते पर चकतियां ही चकतियां है। आगे, घनघोर अभाव और बेबसी ने उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बुन दिया है। क्या, किसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियों का जाल बन गया? तो घनघोर अभाव की वजह से और बेबसी की वजह से। वो बेबस क्यों है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, शिक्षित नहीं है, पिछड़े हुए हैं, उनका शोषण हो रहा है समाज में, इसलिए वे अभाव में भी है और बेबस भी है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झुर्रियां बुन गई है। इस अथाह पीड़ा के बावजूद क्या हो रहा है? वह अपनी उम्मीद खत्म नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? इनके साथ जो भी शोषण हो रहा है उससे उन्हें पीड़ा हो रही है, स्वाभाविक सी बात हो कि उन्हें पीड़ा हो रही है, तो इस पीड़ा के बावजूद भी वह उम्मीद लगाए हुए है कि कल को सब कुछ सही हो जाएगा, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ किसके माध्यम से बता रहे हैं लेखक? मोचीराम के माध्यम से बता रहे हैं। हमारा जो समाज है दो भागों में बटा हुआ है, ऊंचा तबका और नीचा तबका। ये जो खाई है कभी मिट ही नहीं पाता। ये जो खाई है, ये दूरियां है, ये हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका भरपाई किससे करना पड़ रहा है? इसका भरपाई निचले तबके को, गरीब वर्ग के लोगों को, दबे कुचले लोगों को इसका भरपाई करना पड़ता है हमेशा। मोचीराम को ऐसे मेहनतकश आदमी की पूरी तरह फटेहाल जूते की मरम्मत करने में बेहद ध्यान पूर्वक काम करना पड़ता है। क्या बता रहे लेखक यहाँ पे? कि मोचीराम को मेहनतकश आदमी की, अर्थात जो मेहनतकश है बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए अगर कोई मजदूरी कर रहा है, पूरा पूरा दिन धूप में काम कर रहा है, सड़कों पे काम कर रहा है, तो उनकी जूते की हालत क्या हो सकती है? वो हर जगह से, हर तरह से फटा हुआ है।
ये जो जूता है, इनका जो फटा हुआ होना, जो जूता होना, ये लेखक हमें यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार एक गरीब तबका अपनी अभावग्रस्त जीवन से, अपनी मजबूरी से जूझता हुआ जीवन जीता है, किस प्रकार एक अमीर तबका अपने अय्याशी में, अपने शौक पूरे करने में, सारी चीजें पूरी करने में जिंदगी जीवन जीता है। और वही अमीर तबका, वही कुछ लोग इन गरीब लोगों के हक को भी छीन लेते हैं। तो मोचीराम को ऐसे मेहनतकश आदमी की पूरी तरह फटे हाल जूते की मरम्मत करने में बेहद ध्यान पूर्वक काम करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में वह कई बार विचलित हो जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने पेशागत दायित्वों का निर्वाह करता है। इसमें मोचीराम के माध्यम से लेखक बताते हैं कि जो गरीब तबके हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके जूते की स्थिति इतनी खराब होती है कि एक मोची को भी उसे सही करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसे सही करता है। अर्थात उसकी जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कहाँ झलकता है? उसके जूते के माध्यम से झलकता है कि यह कितना परेशानियों से गुजर रहा है, फिर इनके पास कितना पैसा है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ किससे झलकता है? उसके जूते से झलक जाता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं मोचीराम के माध्यम से धूमिल मेहनतकश आदमी में अंतर्निहित मानवीयता और संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करते बताते हैं कि व्यवस्था के विरोधाभास पीड़ाजनक है। यहाँ जो व्यवस्था है हमारे समाज में, जिस प्रकार की व्यवस्था है, उससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है समाज में, जो समाज भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, इन स्थितियों को देखकर लेखक के मन में बहुत कष्ट होता है कि एक तबका जो बिना मेहनत किए, बिना कुछ भी किए, सब कुछ प्राप्त कर रहा है, सारे चीजों का मौज ले रहा है, आनंद उठा रहा है, और एक तबका जो दिन रात मेहनत करता है, मान के चले 12-12 घंटा, 14-14 घंटा वह काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने घर की जरूरतों को भी पूरा करते करते अपना जीवन बिता देता है। कभी अपने शौक नहीं पूरा कर पाता है, कभी अपनी जरूरतों को भी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाता है। इन सारी परिस्थितियों को देखकर लेखक के मन में पीड़ा हो रही है। मोचीराम अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और आत्मीयता के साथ करने वाला आम आदमी है। कविता में बताया गया जो मोचीराम है यहाँ क्या करता है, अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है, निष्ठा के साथ करता है और आत्मीयता के साथ करने वाला आम आदमी है। मोचीराम मेहनतकश सर्वहारा है। सर्वहारा जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर अभी काम करेगा पूरा दिन तो ही रात का खाना मिलेगा, नहीं काम करेगा कल तो कल खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति को सर्वहारा कहा गया है। अर्थात मोचीराम मेहनतकश और सर्वहारा है। एक एक शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने व्यवसाय को सबसे बढ़कर मानता है, फिर भी इतना मेहनत करके भी वो खुश है और उसे लगता है कि वो जो काम कर रहा है, मोची का जो काम कर रहा है वो सबसे बढ़कर है। कविता का पाठ विश्लेषण देखते हैं। मोचीराम कविता का पाठ विश्लेषण। धूमिल ने कविता के लिए एकदम अछूते, उपेक्षित और ताजा विषय चुने। मोचीराम इस प्रकार के विषयों में महत्वपूर्ण है। मोचीराम अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और आत्मीयता के साथ करने वाला आम आदमी है। वह मेहनतकश सर्वहारा है जो रोज कुआं खोदकर पानी पीता है। रोज कुआं खोदकर पानी पीना यहाँ पे मुहावरे के तौर पे प्रयोग किया गया है। रोज कुआं खोदकर पानी की पीना अर्थात रोज काम करना, फिर शाम को खाना खाना या अगले दिन खाना खाना। जिस दिन वही व्यक्ति काम नहीं करेगा वह खाना नहीं खाएगा। अगर वह बीमार हो जाता है, जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है इस गरीब तबके के, सर्वहारा वर्ग के, तो आप सोचिए अगर वह बीमार हो गया कुछ दिनों के लिए तो उस घर में चूल्हा जलेगा, कैसे जलेगा, किस प्रकार से जलेगा। तो इन सारी चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कवि ने अपने कविता के माध्यम से सबके सामने इन चीजों को रखा है। और कुछ वर्ग समाज में ऐसे भी हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस शोषण करते हैं, बैठे रहते हैं और वो बड़े आराम से खा रहे, जी रहे, और उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी भी अगर काम ना करे तो वो भी बैठ के खा सकते हैं। तो सोचिए जो वर्ग काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो इन दुखों से वो गुजर रहे कि रोज कुआं खुदकर पानी पीने वाली मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग किया है कवि ने। और जो तबका कुछ नहीं कर रहा है वो बस शोषण कर रहा है और वो बड़ा मौज से जीवन काट रहा है। व्यवसाय को सबसे बढ़कर माना है। कर्म ही पूजा के सिद्धांत में वह पूरी यकीन रखता है। वह अपने ग्राहकों को समदृष्टि से देखता है। कौन? मोचीराम।
मोचीराम अपने ग्राहकों को सम दृष्टि से देखता है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मध्यम वर्ग का है, कौन बड़े पोस्ट पे काम करता है या कोई निम्न काम करता है। इस चीज में जो मोचीराम है वो भेदभाव नहीं करता है, सभी ग्राहकों को वह सम दृष्टि से देखता है। और इसके माध्यम से लेखक यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि समाज में भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सब लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से देखें। सरकार जो है वहां भी सबके साथ समान व्यवहार करे। शोषक वर्ग का क्या हो, यहाँ पे दमन होना चाहिए। शोषक वर्ग पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगानी चाहिए, जिससे क्या है, जो शोषित वर्ग है वो ऊपर उठ सके, उनका विकास हो सके और समाज में एक समरूपता आ सके। वह जाति या वर्ग के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता। यहाँ हमारे समाज में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है कि जाति या वर्ग के आधार पर लोगों को छोटा या बड़ा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति जाति से नीचा है तो वह कितने भी बड़े पद पर हो, उसे वहां पे भी नीचा दिखाया जाता है, उसे वहां पे भी अलग दिखाया जाता है। जैसे आप देखिए भीमराव अंबेडकर जी, भारत का संविधान लिखने वाला व्यक्ति, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे या बाहर भी पढ़ने के लिए गए, लेकिन हर स्थान पे उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी जाति की वजह से उन्हें झुकना पड़ा, नीचा दिखाया गया उन्हें। अगर आपने उनका जीवनी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार वो स्कूल में क्लास के अंदर उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो नीची जाति से थे, तो वो बाहर से खिड़की से देखकर पढ़ते थे और सीखते थे। उसी प्रकार भारत में जो है जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत मात्रा में है, व्यापक मात्रा में फैली हुई है। जाति के आधार पर लोगों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको जो समाज में विकास के लिए जो योजनाएं होती है उनका लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी बात को लेखक ने सामने रखा कि जाति या वर्ग के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता है। कौन? मोचीराम। वहां जूतों की मरम्मत के बहाने समाज और व्यवसाय की मरम्मत करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कि जूता तो मरम्मत करना एक बहाना है, अर्थात वहां यहाँ पे मुख्य रूप से समाज और व्यवस्था की मरम्मत करना चाह रहे हैं। समाज और व्यवस्था में जो विकृतियां आ गई हैं, जो अभी भी व्यक्त हैं, कौन सी विकृतियां? विषमता की विकृतियां, असमानता की विकृतियां, उनको ठीक करने की यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। कौन? धूमिल जी। वह मानता है कि जिस प्रकार हर एक जोड़ी जूते को मरम्मत की जरूरत है, उसी प्रकार हर आदमी को सुधार की जरूरत है। यहाँ पे पंक्तियों के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाहों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक समाज की मरम्मत की बात कर रहे हैं। अभी हमने कविता स्टार्ट नहीं किया, शुरू नहीं किया, हम बस कविता का सार पढ़ रहे, विश्लेषण कर रहे, समझ रहे कि कवि ने किस विषय को मुख्य रूप से रखा है, फिर कविता लिखा है, किन विषय वस्तु से वहां कविता को जोड़े हुए या फिर किन चीजों से वहां लेखक ने किन चीजों को ध्यान में रख के यहाँ कविता लिखा है, उनके मन में यहाँ विचारधारा क्यों आई कि यहाँ कविता लिखना चाहिए, वह समाज को कौन सा संदेश देना चाहते हैं कविता के माध्यम से। इन बातों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले, फिर आगे कविता को पढ़ेंगे तो कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि लेखक हमें इन कविता के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो मोचीराम मानते हैं कि आज आदमी छोटा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे आदमी छोटा होता जा रहा है का अर्थ होता है कि आदमी की सोच छोटी होती जा रही है, जो मनुष्य है उनमें इंसानियत खत्म होती जा रही है, ईमानदारी खत्म होती जा रही है, बस क्या लालच और पैसा और सामने वाले को छल करना, ऐसी चीजें ही बची है। तो यहाँ पे मोचीराम बता रहे हैं कि आज आदमी छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे कद में छोटा नहीं हो रहा है, उनके अंदर ईमानदारी, मानवता, यहाँ सारे जो गुण है वह छोटा होता जा रहा है, वह अपनी विशिष्टता खो रहा है। आज जूता आदमी की पहचान बन गया है। देखिए हम देखेंगे आज का जो समय है, जो कल्चर है, इसमें लोगों की पहचान कपड़ों से, जूतों से, खान पान से, पहनाव से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण कपड़ा पहन रहा है, साधारण पोशाक में रह रहा है, साधारण खाना पीना खा रहा है, तो एक धारणा बन जाती है कि इसके पास पैसे नहीं है या फिर एक गरीब है, इस प्रकार की। अगर कोई व्यक्ति गरीब तबके का हो या मध्यम वर्ग का भी हो, लेकिन पोशाक बहुत महंगे पहन रहा है, जूते महंगे पहन रहा है, ऐसे ऐसी जगहों पे घूम रहा है, महंगी महंगी जगहों पे, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत ही पैसे वाला आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। लेकिन यही बात यहाँ पे लेखक ने भी हमारे सामने रखा है कि जूता आदमी की पहचान बन गया है। अर्थात अगर किसी ने
लाख 2 लाख या बहुत महंगे जूते पहने तो वह बहुत अमीर आदमी माना जाता है। इस समाज में, इस विकृत समाज में, या जो समाज की मानसिकता बनी हुई है आज के समय में, इसमें। और जूता आदमी और आदमी के बीच वर्ग भेद पैदा करता है। देखिए, जूता आदमी और आदमी के बीच वर्ग भेद पैदा करता है। अगर कोई चमचमाता हुआ नया और बहुत महंगा जूता पहना है तो मतलब वो अमीर है, अच्छे तबके से, अच्छे घर से है। और अगर किसी ने फटे जूते, सिले हुए जूते, टूटे जूते पहना है तो उसके लिए हर व्यक्ति के मन में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि वह निचले तबके का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। तो उस हिसाब से उसकी उतनी इज्जत नहीं होती जितनी इज्जत एक अमीर आदमी की, अच्छे पहनाव पोशाक वाले, महंगे जूते कपड़े पहने वाले इंसान की होती है। तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि समाज की विकृति कितनी बढ़ गई है, समाज में मानसिकता कितनी विकृत हो गई है कि लोग पहनाव से, पोशाक से, जूते से आदमी आदमी में भेद कर रहे हैं। किंतु मोचीराम इस वर्ग भेद को अस्वीकार करके एक नया समाजवाद की प्रस्तावना करते हैं। यहाँ पे लेखक जो है मोचीराम के माध्यम से कह रहे हैं कि जो वर्ग भेद है समाज में, इसे खत्म करना चाहिए। और समाज में क्या होना चाहिए? एक रूपता होना चाहिए, नयापन होना चाहिए, समानता होना चाहिए, इसका प्रस्ताव रख रहे हैं। वह व्यवस्था में मौजूद अमानवीयता के खिलाफ इंसानियत की हैसियत, एहसास को बचाए रखने की वकालत करते हैं। कौन? लेखक। ठीक। आगे, वह मानता है कि व्यवस्था या जूते को ठीक करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चोट आम आदमी को सहनी पड़ेगी। यहाँ पे जूता को ही ठीक करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे व्यवस्था को भी ठीक करने की बात हो रही है कि व्यवस्था को या जूते को, जूता तो प्रतीकात्मक रूप में है, मूल बात तो व्यवस्था को ठीक करने की हो रही है यहाँ पे कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए, करने की जो है प्रक्रिया यहाँ जब चलेगा, यहाँ पर जो समाज को ठीक करने की जो प्रक्रिया है, इसमें अमीर तबके को, ऊंचे तबके को, धन वाले तबके को, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है, और बुद्धिजीवी वर्ग को, नेता वर्ग को, उनको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा चोट किसे लगेगा? निचले तबके को। ठीक। इनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वह पूरी संवेदनशीलता और शिद्दत के साथ आम आदमी के दर्द को समझने और संप्रेषित करने की बात करते हैं। कौन? लेखक मोचीराम के माध्यम से कह रहे हैं कि वह पूरी संवेदनशीलता और शिद्दत के साथ आम आदमी के दर्द को समझने और संप्रेषित करने की बात कर रहे हैं। आगे इसी के विषय में पंक्ति देखिए। फिर भी मुझे ख्याल रहा है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। जो जूतों से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह पड़ता है। कितना मार्मिक पंक्ति है यहाँ कि जो फटे हुए जूते हैं उस पे जो चोट पड़ते हैं टाके के, वहां सिर्फ टाके के जो चोट है जूते पे नहीं पड़ रहा, उस व्यक्ति में भी पड़ रहा था। समाज में जो विकृतियां हैं, जब उसे सही किया जाएगा या उसको सही करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे समाज और जूते को जोड़ के देखिए। जहाँ जूता आ रहा है वहां पर समाज को रखिए, और जहाँ चोट या दर्द की बात आ रही है वहां निचले तबके के व्यक्ति को रखिए। तो जहाँ समाज में विकृतियां हैं वहां पे अगर सही करेंगे उसे, तो सही करने की जो दर्द है वो किसको मिलेगी? निचले तबके के लोगों को ही ज्यादा सहन करना पड़ेगा। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता में कवि धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज के पूरे ढांचे की जांच पड़ताल करते हैं। समाज में मौजूद गैर बराबरी, नाइंसाफी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। वे बताते हैं कि अलग अलग हैसियत का आदमी अलग अलग किस्म के जूते पहनते हैं। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जिसके जूते में चक्कियां हैं, चकतियां लगी है। पंक्ति ये स्लाइड तो हम पढ़ चुके हैं पहले। इस श्रमजीवी के साथ कवि धूमिल बुजुर्ग आदमी के चरित्र का खुलासा करते हैं। बुजुर्ग अर्थात अमीर तबका, ठीक, जिसके पास सब कुछ है वह तबका अमीर तबका। बुजुर्ग आदमी के चरित्र का खुलासा करते हैं। इस अमीर आदमी का जूता पैर को सजाने संवारने के काम आता है। वह जमकर सैर सपाटा और मौज मस्ती करता है। कौन? अमीर तबका, जिसके पास सब कुछ है, जो उद्योगपति है, जो शासक वर्ग है, उनके पास सब कुछ है। तो वह क्या करते हैं? जमकर सैर सपाटा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त का पाबंद है, फिर भी दुनियावी अर्थ में बेहद सफल और संपन्न है। उसके अंदर मानवीयता की जगह व्यापारिक बुद्धि है।
देखिए उनके पास क्या है, मानवीयता नहीं है। उनके मन में जो संवेदना होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य के मन में जो इंसानियत होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, भावुकता होनी चाहिए कि सामने वाले को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने की जो एक इंसानियत कहा जाता है वो होना चाहिए, वो उस अमीर तबके में नहीं है। वह क्या है, व्यापारिक बुद्धि वाला व्यक्ति है जो हर चीज को नफा नुकसान के तराजू पर तौलता है। यहाँ लालची और लोलुप आदमी मोचीराम से घंटे भर काम करवाकर भी उसका सही मेहनता नहीं देता, क्योंकि शोषण उसकी धमनियों में बहता है। देखिए शोषण उसकी धमनियों में बहता है। यहाँ कभी धूमिल व्यवस्था की उस विडंबना को उभारना चाहते हैं जिससे हर गरीब आदमी बदमाश और अमीर आदमी शरीफ माना जाता है। यहाँ समाज में एक विडंबना है, विकृति है कि हर गरीब आदमी को बदमाश माना जाता है, बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, गलत ठहराया जाता है हर स्थान पर। लेकिन जो अमीर है वो कितना भी गलत करे लेकिन उसे हमेशा सही माना जाता है। उसके आगे लोग सिर झुका के बात करते हैं, हाथ जोड़ के बात करते हैं। और एक बात यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जो ऊंचा तबका है उनके भीतर केवल कौन सा बुद्धि है, व्यापारिक बुद्धि है। वह सिर्फ व्यापार करना जानता है, वह नफा नुकसान देखता है। इंसानियत उसके ऊंचे तबके के लोगों के भीतर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। देखिए पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने कहा है कि एक जूता और ऐसा जिसमें पैर को बांध कर एक आदमी निकला है सैर को, वह अकलमंद है ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पे हड़बड़ी है। वह कौन बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसे कि हिटलर का नाती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने समझा कि ऊंचे तबका का जो व्यक्ति है वह किस प्रकार से मौज मस्ती करता है, किस प्रकार से शोषण करता है लोगों का और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। आप देखेंगे कि एक जो गरीब तबके के लोग हैं वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे, धूप में मेहनत कर रहे, ठीक है, ईंट ढो रहे या फिर कहीं भी मजदूरी कर रहे किसी प्रकार का, उसे पूरे दिन का कितना मजदूरी मिलता है, 400, 500, 600, ठीक। और एक ऊंचे तबके का व्यक्ति, ठीक, जो शोषण कर रहा है, वह बैठा है, ना धूप में निकल रहा है, ना कोई भारी सामान उठा रहा है, ना काम कर रहा है, बस शोषण कर रहा है। शोषण करके वो क्या कर रहा है, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर, इतना अर्थ अर्जित कर रहा है। उसी को लेखक ने कहा है कि उसका बुद्धि इस प्रकार का हो गया है कि वो बस शोषण करना चाहता है। उसकी धमनियों में भी खून की जगह शोषण वाली बुद्धि बहने लगी है। श्रमजीवी और परजीवी को आमने सामने खड़ा करके धूमिल व्यवस्था की उस विसंगति को रेखांकित करना चाहते हैं। यहाँ पे परजीवी किसे कहा गया है, परजीवी कहा गया है शोषक वर्ग को। परजीवी क्या किसे कहा जाता है, जो दूसरों के सहारे जीवन जीता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे बड़े जानवरों के शरीर पे छोटे छोटे कीट लगे होते हैं जो उनका खून चूसते हैं और बड़े जानवरों का खून चूस के वो अपना जीवन जीते हैं। और वृक्षों में भी होता है कि बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर छोटे वृक्ष उगाते हैं, लताओं वाली कई प्रकार की, उन्हें परजीवी कहा जाता है क्योंकि उसका अपना पोषण दूसरे पेड़ से लेता है। उसी प्रकार मनुष्य में जो अमीर तबका है उसे लेखक ने परजीवी कहा, अर्थात शोषण करता है, अपना खुद का कुछ मेहनत नहीं लगाता, हाथ पैर नहीं हिलाता, बस शोषण करता है किसका, श्रमजीवी वर्ग का, और शोषण करके ही अपना जीवन यापन करता है। तो इन दोनों तबके को आमने सामने खड़ा करके धूमिल व्यवस्था की उस विसंगति को रेखांकित करना चाहते हैं जो सही आदमी को सफल और अभावग्रस्त बनाता है। सही आदमी कौन, जो श्रमजीवी वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, उसे लेखक सही आदमी कह रहे हैं कि सही आदमी को असफल अभावग्रस्त बनाता है और गलत आदमी को सफल और संपन्न बनाता है। सफल और संपन्न गलत आदमी कौन, अमीर तबका, जिसे लेखक ने यहाँ पे परजीवी कहा है, इसे क्या करता है, सफल और संपन्न बनाता है। धूमिल इस विसंगति का सख्त विरोध करते हैं। ठीक, मोचीराम के माध्यम से मेहनत कश आदमी में अंतर्निहित मानवीयता और संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करते हुए धूमिल कहते हैं। मेहनत कश आदमी के भीतर या फिर अब निचले तबके के आदमी के भीतर जो मानवीयता है या संवेदनशीलता है उसको अभिव्यक्त करते हुए धूमिल कहते हैं। आप किसी गांव में, किसी घर परिवार में चले जाइए, किसी भी गांव में अगर आपकी जान पहचान भी नहीं होगी, आप वहां पे जाके बैठोगे किसी के घर में, तो आपको देखने को मिलेगा
कि किस तरीके से कि अतिथि के आने पर, किसी अनजान व्यक्ति के भी आने पर वो उनका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, खाली मुंह वहां से नहीं भेजते हैं। मगर वही आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से किसी शहर में, बड़े शहर में किसी व्यक्ति के घर का दरवाजा भी आप बजाएंगे तो अगर आपको वो नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं बात करेंगे, नहीं गेट खोलेंगे। अगर आप उनसे कोई मदद भी मांग रहे हो कि हमें ये रास्ता बता दो, या फिर हम भटक गए हैं, हमें भूख लगी या फिर हमें प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो, तो उम्मीद नहीं है कि आपको वहां से कुछ मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ समाज में भी ये भेदभाव को यहाँ पे लेखक ने दर्शाया है कि जो संवेदनशीलता है, जो मानवीयता है, वहाँ गुण केवल मेहनतकश आदमी के भीतर ही बचा हुआ है। बुद्धिजीवी या परजीवी वर्ग के भीतर या अमीर वर्ग के भीतर वह नहीं बचा है। मोचीराम अपने निजी पेशागत हित के अलग हटकर व्यापक मानवीय दृष्टि से घटनाओं, व्यक्तियों और व्यवस्था का विश्लेषण करता है। व्यवस्था में मौजूद अन्याय, असंगतता, अराजकता लगातार उनकी छाती पर हथौड़े की तरह चोट करता है। किनकी छाती पर? लेखक की छाती पर। जो समाज में असमानता है, अराजकता है, अन्याय है, इससे जो निचले तबके के लोगों को कष्ट हो रहा है, दबे कुचले लोगों को जो परेशानी हो रही है, उस दुख से दुखी है लेखक। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन चीजों से जो परेशानी हो रही है उससे उनके छाती में हथौड़े की तरह चोट लग रही है। वह मानता है कि अगर व्यक्ति का जीवन प्रामाणिक नहीं है, अर्थात प्रामाणिक नहीं है, तो धर्म कर्म और रंडियों की दलाली में कोई खास फर्क नहीं है। प्रामाणिक होने का अर्थ है अगर मनुष्य में मनुष्यत्व ना हो, इंसानियत ना हो, एक दूसरे से प्रेम ना करना आता हो, दूसरों के कष्टों में उसके साथ खड़ा होना नहीं आता, उसमें सहयोग की भावना ना हो, एक धर्म के रास्ते पे चलना ना हो, सत्कर्म करना ना आता हो, तो ऐसे मनुष्य होने में क्या है जीवन है, या फिर क्या ही मतलब धर्म कर्म और रंडियों की दलाली। तो ऐसे मनुष्य होने में और रंडियों की दलाली करने में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पंक्तियों से समझा रहे कि और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, जिंदा रहने के पीछे सही तर्क मतलब अगर जिंदा रहना है तो इसका एक अर्थ यही नहीं होता कि जीवन भर पैसा अर्जन करे, चाहे वो गलत रास्ते से, झूठ बोल के, गलत तरीके से, लोगों को मार करके या किसी भी प्रकार से शोषण करके धन अर्जन करना ही जीवन का सही अर्थ नहीं है। जीवन जीने के बहुत सारे अर्थ है। हमें यहाँ जीवन क्यों मिला है? कुछ अच्छा करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, बुरे वक्त में साथ निभाने के लिए। तो अगर जीवन का सही अर्थ नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है, यहाँ लेखक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मानवीय संवेदना ही व्यक्ति के जीने का सही तर्क और तरीका देती है। कौन देती है? मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना के अभाव में आदमी अपनी अलग पहचान खोकर स्वार्थलिप्त भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में, जिस समाज में लोगों में मानवीयता का गुण नहीं रहता है, प्रेम का गुण नहीं रहता है, एक दूसरे की मदद करने का, मनुष्यत्व का गुण समाप्त हो जाता है, वहां किसका हिस्सा बन जाता है? स्वार्थ लिप्त भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने की लालच में ही जीवन जीते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। अमानवीय व्यवस्था तंत्र उसे अपनी चपेट में ले लेता है। कौन ले लेता है? अमानवीय, अर्थात जिसके भीतर मानवीयता का गुण नहीं होगा उसके भीतर धीरे धीरे अमानवीयता का गुण स्थान बना लेगा अपना। अमानवीय व्यवस्था तंत्र उसे अपने चपेट में ले लेती है। यह व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ावा देकर उसे सामाजिकता से काट देता है। व्यक्तियों की इच्छा को मतलब व्यक्तियों के भीतर जो लालच है उसको बढ़ावा देकर उसे समाज से काट देता है। तंत्र की अमानवता या बर्बरता, अराजकता को देखकर संवेदनशील आदमी के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। जो समाज में विकृतियां हैं, असमानता है, अमानवीयता है, बर्बरता है, अराजकता है, इसको देखकर जो एक संवेदनशील व्यक्ति है उसी के हृदय में कष्ट होगा, उसे ही दुख होगा। और वह दुख से क्या होगा? वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा, उसका मन विचलित हो जाता है और बार बार व्यवस्था से द्रोह करता है, अर्थात उस संगठन समाज से, उस
समाज में रहने वाले लोग से क्या करता है, विद्रोह करता है। विद्रोह इसी प्रकार प्रारंभ होते हैं। हमने नक्सलवाड़ी कविता में भी पढ़ा था कि शासक वर्ग जो अति रूप में, अति से अति रूप में भी शोषण करने लगता है, तो जो शोषित वर्ग है वो कुंठित हो जाते, दुखी हो जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता एक विद्रोह करने के अलावा। तो यही पे कहा रहे लेखक कि बार बार व्यवस्था से द्रोह करता है। उसे लगता है कि सत्ता के नकाब के पीछे एक खूंखार चेहरा है। सत्ता यानी शोषक वर्ग, जो समाज में सत्ता वर्ग है, उसके पीछे खूंखार चेहरा है जो आम आदमी पर लगातार चोट करता है। धूमिल मानते हैं कि सत्ता का यह दोगलापन गंभीर चिंता की बात है। सत्ताधारी लोगों का जो यह दोगलापन है वह गंभीर चिंता की बात है। वे मानते हैं कि सोचने से ही बदलाव की जमीन तैयार होगी। अगर हम सोचेंगे, सोचने से ही प्रारंभ होगी बदलाव की जमीन तैयार होना या बदलाव आना। जब तक हम इस विषय में सोचेंगे नहीं, तब तक कोई भी कदम ही नहीं उठा पाएंगे। सोचना प्रारंभ करेंगे तभी कदम उठाएंगे। कवि बुद्धिजीवी वर्ग की कायरता और अवसरवादिता पर भी चोट करते हैं। किस वर्ग की? बुद्धिजीवी। अभी उन्होंने सत्ताधारी वर्ग को भी बोला, अभी वो बुद्धिजीवी वर्ग को भी बोल रहे कि बुद्धिजीवी वर्ग की कायरता, अवसरवादिता पर चोट कर रहे धूमिल। वह मानवता है कि बुद्धिजीवी वर्ग गर्म लोहे को ठंडा करता है। बुद्धिजीवी वर्ग क्या करता है? गर्म लोहे को ठंडा करता है और जनता के गुस्से को गुमराह करता है। असल में वह पूंजीवादी व्यवस्था का एजेंट है। देखिए यहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, उनका एजेंट बुद्धिजीवी वर्ग को कहा गया। इन सभी वर्गों को लेखक ने एक ही समान, एक ही रूप में रखा है। अर्थात एक लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं अपना विकास करने के लिए, अपने लालच, अपने लालसा, अपने अर्थ सिद्धि के लिए और निचले तबके को दबाने के लिए। बुद्धिजीवी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सत्ताधारी वर्ग, ये सारे वर्ग क्या करते हैं? मिलकर शोषण करते हैं निचले तबके का। तो यहाँ पे एजेंट बताया गया बुद्धिजीवी वर्ग को, जो उनके टुकड़ों पर ऐश करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग किसके टुकड़ों पर ऐश कर रहा है बता रहे? पूंजीपति के टुकड़ों पर ऐश करता है। कवि का मानना है कि कोई भी काम किसी भी जाति का विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ पे साफ शब्दों में कवि कह रहे हैं कि कोई भी काम किसी जाति विशेष का विशेष अधिकार नहीं है। वह मानता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वह मानता है कि हर इंसान के अंदर सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता मौजूद होती है। हर आदमी के अंदर संघर्ष का मादा होता है। हर आदमी को विरोध का तरीका, साधन, शब्दावली अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवस्था की चालबाजियों का अंदाजा नहीं है और कुछ रोजमर्रा की जरूरतों के मारे हैं। यहाँ पे रोजमर्रा की जरूरतें के मारे किसे कहा गया? शोषित वर्गों को कहा गया, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने में जीवन गुजार देते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्यों उनके साथ ऐसी स्थितियां हो रही है। कभी वो सोचते भी नहीं है कि पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सत्ताधारी वर्ग सब मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं। यहाँ तक वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो लेखक ने सभी वर्ग को अपने बातों के लपेट में लिए। समाज में जो भी वर्ग, सत्ताधारी हो गया, पूंजीपति हो गया या फिर बुद्धिजीवी वर्ग हो गया, सबको लेखक ने क्या कहा है? शोषित वर्ग में, शोषक वर्ग में रखा है, जो निचले तबके का शोषण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे साधे व्यवस्था के खिलाफत करते हैं, उनके शोषण चक्र के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। कभी धूमिल भविष्य गढ़ने में इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों को समान रूप से कारगर मानते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से यथास्थिति को स्वीकार करते हैं। कौन कौन? एक चीख, ठीक, जो इनकार से भरी हुई चीख, अर्थात जब शोषण हो रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं? इनकार से भरी हुई चीख किसको कहेंगे यहाँ पे? जो कुछ लोग क्रांति करते हैं और उत्तेजित रूप से या फिर शस्त्रों के माध्यम से क्या करते हैं? जो शोषित वर्ग है उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते या फिर कह सकते हैं बहुत उग्र रूप से क्या करते हैं? इनकार करते हैं, क्रांति करते हैं। तो इसे कहा गया है कि एक इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का समान रूप से कारगर मानते हैं। और समझदार चुप कौन? जिसके पास कोई रास्ता ना हो कि
जिस व्यक्ति की, जिस तबके में लोग सुबह से शाम तक बस मेहनत करते हैं ताकि शाम की रोटी बने, शाम को घर में आटा या शाम का खाना बने, या जो निम्न से निम्न छोटी से छोटी घर की जरूरत है वो पूरी हो, तो वो व्यक्ति फिर इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता है, ना ही उनके पास इतना समय होता है, ना पैसा होता है कि वो इन चीजों में पढ़े और इनके खिलाफ आवाज उठाए। तो वो फिर समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, अपनी मजबूरियों के आगे बेबस हो जाते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि दोनों अपने अपने तरीके से यथास्थिति को अस्वीकार करते हैं। व्यवस्था के शोषण तंत्र का मौन प्रतिकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ मौन मजबूरी और बेचारगी का परिणाम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ जो मौन है मजबूरी का और बेचारगी का परिणाम होता है। समाज के एक हिस्से में व्यवस्था की नाकाफियत और नाइंसाफी के खिलाफ विद्रोह की चेतना जागृत हो जाती है, वही दूसरे हिस्से में भूख, बस एक मिनट बैटरी लो हो गया। कहाँ पे थे? एक हिस्से में व्यवस्था की नाकाफियत और नाइंसाफी के खिलाफ विद्रोह की चेतना जागृत हो जाती है, वही दूसरे हिस्से में भूख से बेबसी और चुप्पी पैदा होती है। भूख से और बेबसी और चुप्पी पैदा होती है, अर्थात वह व्यक्ति कैसे आवाज उठाएगा जो भूखा है, वह आवाज नहीं उठा सकता। उसका सबसे पहले ध्यान किस तरफ जाएगा कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं, किस प्रकार से कौन सा काम करो जिससे घर में चावल आए, आटा आए। तो भूख सबसे बड़ी जरूरत है, उसे पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे हिस्से में भूख और बेबसी और चुप्पी पैदा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई पेट की भूख है। यहाँ पे कवि बताते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वह पेट की भूख है। इसके बाद ही विद्रोह और इनकलाब आता है। भूखा आदमी विद्रोह नहीं कर पाएगा, इनकलाब नहीं कर पाएगा। जब तक पेट की भूख शांत नहीं होगी तब तक विद्रोह की भावना नहीं आएगी। तो जो लोग यहाँ बेबस है, बिल्कुल भूख के आगे, वहां चुप रहना ही पसंद करते हैं। जिनका पेट भरा है वह फिर क्या करता है, उग्र रूप से विद्रोह करता है, इनकलाब करता है। कवि धूमिल के मन में उस व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष, घृणा और गुस्सा है जिसने आदमी को पेट के सवाल तक सीमित करके गूंगा बहरा बना दिया और एक बैल मात्र बना दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जिसने आदमी के पेट के सवाल तक सीमित करके उसे गूंगा बहरा बना दिया, एक बैल मात्र बना दिया। अर्थात वह तबका जो सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करता है, बिना रुके बिना थके, वह तबका फिर विद्रोह नहीं कर पाता है, वह गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। उसे पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, मगर उसमें बोलने की हिम्मत नहीं होती, ना ताकत होता है। उसे लेखक बैल के माध्यम से, बैल को प्रतीक रूप में लिया गया माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए एक पंक्ति, कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ तक हमने कविता को समझा। मैंने बीच में छोटे छोटे पंक्तियों को भी लगाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम कविता को प्रारंभ करेंगे। तो हमने इतनी सारी चीजें कविता के विषय में पढ़ ली है, अब हमें कविता को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए कविता को। पहली पंक्ति कि रापी से उठी हुई आंखों ने क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाहों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यहाँ पे लेखक ने क्या लिखा, मोचीराम कविता में जो मोचीराम है वह मोची, रापी क्या है, रापी जूता सिलने के काम आता है। तो जूता सिर झुका के उसमें सिलाई करनी होती है। तो रापी से उठी हुई आंखों ने, अर्थात उस मोची ने क्षण भर टटोला, सामने खड़े व्यक्ति को
क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में हंसते हुए बोला, क्या बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाहों में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अर्थात समाज में चाहे ऊंचा तबका, चाहे निचला तबका, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे मध्यम वर्ग, वह उसमें भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सब समान है। आगे, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है या रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। पेशेवर हाथ अर्थात मोची, पेशेवर हाथ और जूतों के फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। यहाँ पंक्ति हमने पहले भी देखा था जब विश्लेषण पढ़ रहे थे। यहाँ पे मोची कहता है कि बात क्या है कि इस दुनिया में कोई भी जूते की नाप से बाहर नहीं आता, सबके पैरों में जूते होते हैं। तो सबकी यहाँ पे समाज में मानसिकता की बात की जाए कि सबकी अपनी मानसिकता है, और जो कुछ लोग जो गरीब तबके है, जो चीजों को झेल रहे हैं, वो क्या है, फटे जूतों में है। और कहीं ना कहीं जब जूतों में टाके लगते हैं तो वहां टाके से क्या होता है, उनकी उंगलियों में वो चोट लगती है या फिर उनकी छाती में उस टाके का दर्द होता है, हथौड़ी सा दर्द होता है। अर्थात समाज में जो भी अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका जो निचला तबका है, जो फटा जूता पहनता है, उसी को उसकी भरपाई करनी पड़ती है, उसी का शोषण हो रहा है। जहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं। नवैयत यानी किस प्रकार का वह व्यक्ति है। जूता देख के यहाँ मोचीराम कह रहे हैं कि अलग अलग यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं, अर्थात हैसियत बताते हैं। सबकी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुभ लिया है, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और फड़फड़ा रही है। यहाँ पे बता रहे कि चेचक से चुभे हुए आदमी की यहाँ पे लेखक जिक्र कर रहे हैं। मोचीराम बताते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग उनकी हैसियत होती है, अलग अलग बातचीत करने का शैली होता है, शक्लें अलग होती है। और मसलन क्या है, एक जोड़ी जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है। कौन आदमी है वो, जिसके चेहरे में चेचक, जो एक बीमारी है, चेचक हो जाने पे जो निशान हो जाते हैं, उसके चेहरे पर चेचक ने चुभ लिया था, चेचक के निशान है। उस आदमी की को तरह देती हुई हंसी, और उसकी जो हंसी है उस आदमी की, वह कैसी लग रही है, जो एक पतंग होता है, जब वो टूट जाता है अपने तार से, तो टेलीफोन के खंबे पर टूटा हुआ वह पतंग, अपने डोर से कटा हुआ वह पतंग, फटा हुआ वह पतंग फड़फड़ा रहा है, वैसी ही उस आदमी की हंसी है। तो यहाँ पे समाज की विकृतियों को बताया है मोचीराम ने कि किस प्रकार समाज की स्थिति है। आगे, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फेंकते हो, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक फटा फाल जूता लेकर आया हुआ आदमी है, उसे वह कहना चाह रहा है मोचीराम कि यहाँ इस पे क्यों पैसा फूक रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वह अपने पेशे से मजबूर है और उसको भीतर से आवाज आती है कि तुम अपने पेशे पर थूक रहे हो, कैसे आदमी हो। तो उस समय वो जूते को नहीं टाक रहा होता है, अपनी आंखों को टाक रहा होता है, और क्या करे, पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता है, अर्थात अपने पेशे को बड़ी मुश्किल से निभाता है। तो समाज में जो परिस्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखकर लेखक के मन में भी बहुत गंभीर सवाल उठे कि
क्या परिस्थिति समाज में है, कैसी स्थिति है, इसे ठीक करना चाहिए। जिस प्रकार जूते में टाके लगा के जूते को सही किया जा रहा है, उसी प्रकार समाज की जो विकृतियां हैं उस पर टाके लगाना चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। आगे है एक जूता और है जिसपे पैरों की नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। यहाँ पे अमीर तबके की बात हो रही है। ना वह अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर हड़बड़ी है, वह कोई बनिया है या विसाती है। तो यहाँ पे अमीर तबके के को इंगित करके, निशाना करके यहाँ पे मोचीराम के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि एक अमीर तबका भी है जो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, अपनी शौकिया जिंदगी जी रहा है। वह ना तो ज्यादा अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में सिर्फ लालच है, उसे सिर्फ नफा और नुकसान दिखता है, उसके हाथों में घड़ी भी है, उसे जाना कहीं नहीं, अर्थात उसे कोई समय में पाबंद होकर किसी काम को डेली करने जाना नहीं होता है, लेकिन उसके चेहरे पे फिर भी हड़बड़ी है। क्या वह कोई बनिया है या विसाती, अर्थात जो अमीर तबके के लोग हैं वो नियमित रूप से कोई काम नहीं कर रहा है, जैसा कि एक गरीब तबके का मजदूर कर रहा है, वैसा कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी वह क्या करता है, शोषण करता है और अपना जीवन बड़े अय्याशी यश के साथ जीता है, मान सम्मान के साथ जीता है। तो यहाँ जो खाई है इसे भरना होगा, पाटना होगा और समाज की विकृतियों को समाप्त करने की एक रूपता लानी होगी। तो यहाँ बात बता रहे लेखक, आगे बता रहे कि मगर रोग ऐसा कि हिटलर का नाती है, इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, घिस दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ, ऐना अर्थात आईना। उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसोरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यहाँ की घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है, अर्थात मना कर देता है। तो अमीर तबके की जो नस में शोषण करने, ऊपर भी विश्लेषण में बताया गया कि उनके नसों में शोषण करने की प्रवृत्ति घुस गई है, वह हर तबके को हर प्रकार से शोषण कर रहा है। तो यहाँ पे मोचीराम का शोषण किस प्रकार से हो रहा है कि उनसे कई प्रकार के काम कराया जा रहा है, इसे बांधो, इसे काटो, इसे पीटो, घिसो, ऐसे चमकाओ जैसे आईना जैसा लगे, कितनी गर्मी है बताता है, और रुमाल से हवा भी करता है, लेकिन वह घंटों तक काम कर रहा है मोचीराम से, और फिर जब इनाम देना होता है, जब पैसा देना होता है तो साफ मना कर देता है पैसा देने से, अर्थात यहाँ पे भी मोचीराम का शोषण हो रहा है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है। देखिए वह अमीर तबका क्या गुर्राता है, शरीफों को लूटते हो। हालांकि हम विश्लेषण में भी पढ़ चुके हैं कि जो गरीब तबका है उसके लिए एक समाज में विकृति भरी यहाँ दृष्टिकोण बनी हुई है कि वह गलत है, हमेशा वही बदमाश है, और जो अमीर तबका है वह क्या है, हमेशा ठीक है, अपनी हमेशा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुर कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती है। आगे, मगर इसका मतलब यहाँ नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है, मुझे हर वक्त यहाँ ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच में कहीं ना कहीं एक आदत आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यहाँ है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। तो इन जो पंक्तियां है, इन पंक्तियों का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं विश्लेषण में। आगे, और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यहाँ दिन तो तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्ते के हजारों सुखलते धूम में सींचने के लिए लटकाता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो यहाँ
जगह है मोचीराम का जो काम है, यहाँ पे जो सब लोग जब काम से शाम को छूटते हैं तो सब लोग अपना जूता चमकाने या फटे जूते को सही करने कराने या कहीं टाका लगाने के लिए उसके दुकान में भीड़ पड़ जाती है। सब लोग उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और तरह तरह के लोग वहां पे आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लेकिन ये जो मौसम का तात है, अब आप इस बसंत को ही ले लो, जो मौसम का यह तात है, जो मौसम बदलता है, इससे किसको परेशानी होती है? मोचीराम को भी परेशानी होती है, मगर वह फिर भी अपना काम करता है क्योंकि वह उसका पेशा है। तो इसी प्रकार जो समाज का निचला तबका है वहां भी किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में अपना काम करता है। क्यों करता है? अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, भूख मिटाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे आप प्रतीक के रूप में यहाँ जो मोचीराम है इसे रखिए और मोचीराम के स्थान पर उस निचले तबके को, उस समाज को रखिए जो किस प्रकार मेहनत मजदूरी करता है पूरे दिन। सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कही जाती है, हाथ कही जाता है, मन किसी झुंझलाते हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी को पेड़ से बार करता है। तो मौसम की जो स्थिति है इसका असर भी उस निचले तबके को होता है। जैसे कि मोचीराम को हो रहा है, मौसम का असर हो रहा है, उस पे उसे भी गर्मी लग रही है, उससे बेचैनी हो रहा है, वह भी परेशान है, मगर फिर भी वह काम करने के लिए मजबूर है। उसी प्रकार निचले तबके के लोग भी परेशान होते हैं, झुंझला जाते हैं, लेकिन फिर भी वह काम नहीं छोड़ सकते, उन्हें काम करना ही पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तो पेट की भूख शांत नहीं होगी। और यहाँ चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से यह कह जाता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो मोचीराम ये बातें कर रहे हैं, समाज की विकृतियों को दिखा रहे हैं, तो उन विकृतों को सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि यार तो मोची नहीं शायर है, तो यहाँ पे लेखक उसे क्या बता रहे हैं? दिलचस्प गलतफहमियों का वह शिकार है। जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है, वह और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। देखिए भारत में जो जातिवादिता है, जातिवादिता की जो विकृति है, उस पे यहाँ पे लेखक ने बात किया है कि जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यहाँ है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, बेहद अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं। ठीक, जो अन्याय को सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं, नीचे तबके के लिए बताया कवि ने। और जो है जातिवादिता है, पेशा जाति के लिए रखा गया है कि निचले तबके का है तो निचली जाति का है तो इस प्रकार का काम करेगा, ऊंची जाति का है तो इस प्रकार का काम करेगा। यहाँ जो मानसिकता है, यहाँ जो विचारधारा है, किसने बनाया है? ऊंचे तबके के लोगों ने बनाया है, समाज में ऊंची जाति के लोगों ने बनाया है। जो उद्योगपति है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शोषित शोषक वर्ग शासन करे, इन्होंने यहाँ सारा नियम बनाया है। लेकिन इन चीजों पर आवाज नहीं उठाता निचला तबका। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, वह तो अपने पेट की आग शांत करने में ही अपना सारा समय, सारा ध्यान लगाता है। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गणने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पे कविता समाप्त हो गई है। हमने विश्लेषण किया है, प्रत्येक पंक्ति को पढ़ा है, समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कहीं से भी, किसी भी पंक्ति से दो ही लाइन क्यों ना आपके प्रश्न में पूछा जाए तो आप जरूर बता पाओगे कि यहाँ किस कविता से लिया गया है। तो यहाँ मोचीराम कविता से लिया गया, आप निश्चित रूप से बता पाओगे, अच्छे से समझ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि कविता आपको कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ, नए कहानियों के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।